नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। मोदी जी का एक सच, जिस सच को छिपाने के लिए मोदी जी अदालत की शरण में चले गए और जज साहब ने उस सच को ढक दिया। कहा नहीं, इस सच को पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत नहीं है। वो सच जिसके चक्कर में अरुण जेटली से लेके अमित शाह तक फंसे, मोदी जी उससे पर्दा हटाना नहीं चाहते थे। आज पहले फेज के बिहार के चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले राहुल गांधी ने बड़ा धमाका किया और आज सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को टारगेट पर ले लिया। जिस सच को छिपाए घूम रहे थे मोदी जी, वो सारा सच बिहार की जनता के सामने, रैली में आए हुए लाखों लोगों के सामने सारा सच खोल कर रख दिया। शायद इसीलिए मोदी जी राहुल गांधी से इतना घबराते हैं कि अपनी पूरी फौज राहुल के पीछे लगा देते हैं। राहुल नहाए तो दिक्कत, राहुल खाए तो दिक्कत, राहुल मछली पकड़े तो दिक्कत, राहुल मखाना जो है फोड़े तो दिक्कत, राहुल राजनीति करे तो दिक्कत, राहुल विदेश छुट्टी मनाने जाए तो दिक्कत। मतलब राहुल काम करे तो भी दिक्कत है और राहुल आराम करे तो भी दिक्कत है। सोचिए क्या है ऐसा राहुल से खौफ। उस खौफ को समझने के लिए आज राहुल गांधी के 3 दनादन रैलियां हुई। 3 ताबड़तोड़ 3 घंटे में 3 रैली। उन तीनों रैलियों से 6-7 क्लिप हम लेकर के आए हैं। वो 6-7 क्लिप सुनाएंगे भाव के साथ और उसी का एनालिसिस होगा कि आखिरकार ये जो ताबड़तोड़ 3 रैलियां हुई, इन 3 रैलियों से क्या मोदी जी के जो चेले हैं, उनको 3 दिन का और रोजगार मिल गया है राहुल को गाली देने के लिए। लाइए भाऊ को, लाइए फटाफट। स्वागत है भाऊ। जरा सुनाता हूं मैं, पहले राहुल को ही सुन लें फिर आगे बढ़ें। भैया प्ले करिए पहली क्लिप। जब दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी, सही बात है, लाइन लगती थी। चाइना के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग, इंग्लैंड के लोग लाइन लगाते थे, हमें नालंदा यूनिवर्सिटी में जाना है। सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी को यह बातें नहीं आती। फेक डिग्री मिली है उनको, झूठी डिग्री। ये फेक डिग्री नालंदा से कहां जोड़ दिए फेक डिग्री। जब यूनिवर्सिटी की बात आई, यही फेक डिग्री दुखती रग है। इस फेक डिग्री के चक्कर में केजरीवाल पर जुर्माना लगा। गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये मामूली नहीं है। डिग्री का नाम लेने में हम लोग भी डरते हैं। अब क्या करें, आदत से मजबूर है, बार बार डिग्री डिग्री मुंह से निकली जाता है। भाव तो अक्सर एंटायर पॉलिटिकल साइंस का चर्चा कर देते हैं। ये डिग्री बहुत खतरनाक है। इस डिग्री का नाम लेने पर मोदी जी बिल्कुल मतलब वो रौद्र रूप में आ जाते हैं, तमा जाते हैं। इस डिग्री के बाद अगली जरा बाइट सुनिए, अगली बाइट सुनिए। 90% लोग समाज के अति पिछड़ा दलित आदिवासी से आते हैं। मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉर्पोरेट इंडिया को देखें, अदानी अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं
ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब मेरा कहना है कि अगर हिंदुस्तान के 90% लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, तो अगर हम इनको नहीं शामिल करेंगे तो कैसा हिंदुस्तान बनेगा? अंबानी अदानी जैसा हिंदुस्तान बनेगा जहां पूरा का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में। और ऐसा हिंदुस्तान हमें तो नहीं चाहिए। तो आपको चाहिए? नहीं चाहिए। हमें वो हिंदुस्तान चाहिए जिसमें 90% लोगों की जगह है, जिसमें भाईचारा है, जिसमें खुशी है। जैसे मैंने कहा था, नफरत वाला हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। अब यहीं पर रुकते हैं, आगे 4 सुनवाएंगे। एक साथ डिग्री अडानी और अंबानी, मतलब कॉर्पोरेट और डिग्री दोनों मोदी जी के, हमारे साहेब के अंतर्मन पर भी चोट पहुंचाई है और जो है बाहरी कवच, जो कवच कुंडल है, उस पर भी प्रहार किया है। मैं हाँ। मेरे जीवन काल में, हाँ। जब पत्रकारिता में नहीं था, जब मैं पढ़ रहा था, मतलब मैं सैनिक स्कूल का एरा भी देखूं, मैं 5वीं 6वीं से भी, क्योंकि मैं सैनिक स्कूल में पढ़ रहा था तो वहाँ अवेयरनेस बहुत ज्यादा थी। और ऐसा नहीं कि अखबार भी कंपलसरी पढ़ने पड़ते थे। अखबारों पे सवाल पूछा जाता था कि आज की हेडलाइन क्या है। तो तब से एक अवेयरनेस आई है। तब से लेके आज तक मुझे ये नहीं समझ में आ गया कि कोई अपनी डिग्री क्यों छुपाता है। जो नकली डिग्री खरीदता है वो भी डंके की चोट पे बोलता है कि मैं डॉक्टर हूं या प्रोफेसर हूं, वो भी नहीं छिपाता। सही बात। क्योंकि वो अपने को सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए डिग्री खरीदता है। पीएचडी हो गया, खुद का नाम इंग्लिश में लिखना नहीं आता, इंग्लिश लिटरेचर के एमए है ऐसे, लेकिन वो गौरव से बोलते हैं कि गर्व से बोलते हैं कि हमने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया है, स्नातकोत्तर मैंने अंग्रेजी में किया है, एमए किया है। क्या समझते हो? वो बूस्ट करता है। मैंने एक व्यक्ति देखा जीवन में जिसने डिग्री हासिल की लेकिन डिग्री बताने में शर्माता है, डिग्री दिखाने में शर्माता है, डिग्री मानने पे जूते पड़वाता है। जूते पड़वाता मतलब डांट पड़वाता है न्यायपालिका से। आपको क्या लेना डिग्री? एक ऐसी डिग्री जो यूनिवर्सिटी कहते हैं कि बहुत गोपनीय है। यूनिवर्सिटी इतराती है। आज मेरा जो प्राइमरी स्कूल है लोणी गांव का, यवतमाल जिले में, वहां के शिक्षक और वहां के लोग इतराते हैं कि ये दिल्ली में जो पत्रकार बैठे अशोक वानखड़े, ये यहाँ के विद्यार्थी हैं। इतराते हैं। हम गौरव से बोलते हैं कि राकेश रोशन जो एक्टर है वो सैनिक स्कूल सातारा के हमारे सीनियर थे, वो सैनिक स्कूल के हैं। नाइक जो एयरफोर्स चीफ रहे हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ पे। तो यूनिवर्सिटी को तो गर्व होना चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री गए। हाँ। यूनिवर्सिटी को क्यों शर्म आती है बताने में कि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ से गए हैं? क्योंकि फर्जीवाड़ा मामला है। बताने लगेंगे कि प्रधानमंत्री हमारे यहां से, तो प्रधानमंत्री पढ़े कब? अब आप कहोगे पॉलिटिकल साइंस में पढ़े, तो डिग्री तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की है, और डिग्री भी कोई ऐसी लीक हुई नहीं है। अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिग्री दिखाई थी ऐसी, वही है। हाँ। हाँ। तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस कब पढ़ाया जा रहा था आपके यहाँ? सवाल का जवाब नहीं है। जब आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तो उसके ऊपर चड्डा डालो, गोपनीय बता दो, राष्ट्रहित में नहीं है। प्रधानमंत्री की डिग्री बताने से क्या राष्ट्र के ऊपर कर्जा आ जाएगा? क्या पाकिस्तान हमला कर देगा?
क्या यूनाइटेड नेशन से बाहर कर देगा भारत? प्रधानमंत्री भी बताने में थोड़े हिचकिचाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कई बार भी बोला है कि मैं तो कुछ पढ़ा लिखा तो हूं नहीं भैया ज्यादा। फिर कई बार उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसा ऐसा तो पढ़ता ही नहीं हूं, मैं तो बस कागज देख के ऊपर से नीचे देख देता हूं, आ जाता है सब। क्योंकि प्रधानमंत्री जी हर इंटरव्यू में अपने को महिमा मंडित करने के लिए समय अनुसार डायलॉग मारते थे। उनको ये पता नहीं था ये सारे डायलॉग इकट्ठा होके आपस में टकराएंगे। 14 साल भीख मांगी उन्होंने, फिर पूरा अमेरिका का हर राज्य भी घूमा उन्होंने। उसी कार्यकाल में उन्होंने बांग्लादेश का युद्ध में जेल भी गए, उसी कार्यकाल में उन्होंने साधना भी की। 24 चाय घंटे भी, में 48 चाय भी बेची, उसके पहले शादी करके घर में भी रहे। उस उम्र घर तक में भी तो रहे। उस उम्र तक नहीं कहे, 20-22 साल हाँ, तक तो घर में रहे। तो ये सब देखता है तो वो कार्यकाल बढ़ता है। इसलिए जब कई बार वो कहते ना कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, सीधा ऊपर से आया हूं, तो मुझे विश्वास होने लगता है इस बात का। क्योंकि इतने छोटे कार्यकाल में 75 साल में उन्होंने यदि 150 साल का काम किया है, तो ये दैवी शक्ति ही कर सकता है, ऑर्डिनरी इंसान नहीं कर सकता। तो इसलिए तो अब ऐसे आदमी को डिग्री पूछोगे, और ये बात तो सही है कि विश्व में उस समय, आज आप बिहार को कुछ भी कहिए जी, ये ये बिहार के जो नेता है ना, इन्होंने बिहार का सत्यानाश किया। बिहार का इतिहास इतना गौरवशाली है कि शिक्षा के मामले में बिहार से ज्यादा गर्व करने का अधिकार किसी राज्य को नहीं है। मैं आज बता किसी दूं आपको, किसी देश के किसी राज्य को, किसी गांव को यह अधिकार नहीं है कि वो शिक्षा पे इतराए जो गौरवशाली इतिहास बिहार का रहा है। नालंदा, आज उस बिहार का क्या हुआ? आज उस बिहार में बिहारियों की तरक्की के लिए वो आदमी बात करता है जो आदमी अपनी डिग्री भी छुपाता है। ये जब उन्होंने कहा कि फेक डिग्री है। अब ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री की फेक, अरे भाई फेक नहीं तो दिखा। मराठी में एक कहावत है, बाप दिखा नहीं तो श्राद्ध कर। पिताजी है तुम्हारे? बोले है, कहाँ है? हम नहीं दिखाऊंगा। अरे है ही नहीं तो श्राद्ध कर पिताजी का, उसमें क्या है? श्राद्ध भी नहीं करना और पिताजी भी नहीं दिखाना है, तो कोई भी कहेगा कि श्राद्ध के लिए इसके पास पैसे नहीं है या इसके पिताजी नहीं है। अब दो आरोप में से एक आरोप तो सही होगा। इसलिए सही राहुल होगा। गांधी ने कहा कि इनके पास डिग्री गलत है, फेक डिग्री है। क्योंकि डिग्री तो है जो दिखाई, उसके बाद में वो गायब हो गई। तो डिग्री बोलते से ही प्रधानमंत्री का एक अलग चेहरा दिखाई देता है लोगों को। सबसे बड़े वकील से जिरा करवाई और जज हाँ, साहब ने आदेश पारित किया कि नहीं, ये जो है वहां पर यूनिवर्सिटी ने भी कहा कि ये दिखाना हाँ, नहीं ठीक होगा। मतलब ऐसा क्या है कि उसमें डिग्री में ही कोई न्यूक्लियर का बटन लगा हुआ है कि वो डिग्री जैसे हाथ से छुएगा आदमी विस्फोट हो जाएगा? ऐसा कौन सी डिग्री है? अब मोदी जी का या आपने आज मोदी जी या का भाव। या मैं दूसरा इसमें ढूंढता हूं, हम्म, या मोदी जी के प्रति यूनिवर्सिटी को इतनी घृणा है कि वो इस बात को बताना नहीं चाहते दुनिया में कि मोदी जी भी हमारे विद्यार्थी रहे। नहीं नहीं, मोदी जी भी बेसिकली यूनिवर्सिटी तो बहाना है। मोदी जी खुद उसमें, मोदी जी की तरफ से यानी सरकार, मतलब मोदी जी, उन्होंने भी हाँ, कहा कि नहीं, डिग्री दिखाना ठीक नहीं होगा। और मोदी जी ने जितने काम किए हैं, चाय बेचने से लेके, मगरमच्छ पकड़ने से आशीष जी, लेके, अमेरिका आशीष घूमने से जी, लेके। आशीष जी, ये मामला कोर्ट में तब गया ना जब यूनिवर्सिटी ने मना किया। हाँ हाँ हाँ, हाँ। क्योंकि यूनिवर्सिटी को शर्म आती है बताने में कि मोदी जी हमारे विद्यार्थी हैं। नहीं तो यूनिवर्सिटी को मान लिया शर्म आती है। मैं इसमें मोदी जी भी कम नहीं है। मोदी जी कहते हैं यूनिवर्सिटी को शर्म आ रही है, भाई डिग्री मेरे पास है, जाओ, यूनिवर्सिटी शर्म आ रही है, हम दिखा देंगे। इस यूनिवर्सिटी तुम बख्शेंगे नहीं, हम दिखाएंगे, हमारी डिग्री है उसी यूनिवर्सिटी की। खैर, मैं एक व्यक्तिगत डिग्री की बात होगी तो एक व्यक्तिगत बता देता हूं मैं। एक दिन किसी बात पे हमारी पत्नी हम पे नाराज हो गई, किसी चीज को लेके। बोले बिल्कुल अनपढ़ जैसे कभी बार बात करते हो, पता नहीं तुमने डिग्री भी ली कि नहीं ली।
तो मेरा बेटा ने मुझे पूछा, पापा आप पढ़े नहीं हो? मम्मा बोल रही थी डिग्री भी ली कि नहीं ली। आशीष जी मैं चुप रहा। मैंने बोला इसमें कोई बहस करने वाली बात नहीं है, कोई बहस करने वाली बात नहीं है। मराठी में एजुकेशन लिया है मैंने, मेरा बेसिक एजुकेशन मराठी में हुआ, फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। तो महाराष्ट्र में जहाँ हिंदी बोली नहीं जाती, हिंदी मैंने उत्तर भारत में आके सीखी है, तो कई बार मेरे से शब्दों में गलती हो जाती है, लिखने में मात्राओं की बहुत गलती होती है। तो उसी बात को लेके हमारी पत्नी नाराज होगी, क्या लिखते हो तुम, तुमको अभी बड़ी छोटी की समझ में नहीं है, पता नहीं तुम पढ़े लिखे भी हो कि नहीं और डिग्री ली कि नहीं। तो हमने कुछ नहीं किया आशीष जी, हमने शुद्ध रूप से इंदौर फोन किया। मैंने बोला यूनिवर्सिटी के सीनेट में कौन कौन है अभी? बोले भाऊ क्यों क्या हुआ? मैंने कौन कौन है? बोले ये नेता है अभी। तो सब हमारे जूनियर थे। हमने फोन किया, बोले भैया प्रणाम। बोले भैया हम आपको अभी व्हाट्सएप किए हैं हमारे लास्ट मार्क लिस्ट, हमको डिग्री दिलवा दो यार यूनिवर्सिटी से। 15 दिन बाद हमारे पास एक गोल राउंड डब्बा आया कुरियर से, उसमें हमने डिग्री निकाली। हमने डिग्री उठाई, पत्नी को बोला इसको फोटो खींचो, हमारे पास डिग्री है और हमें शर्म नहीं आएगी डिग्री बताने में। पत्नी के कहने पर आज आपने आज डिग्री मैं मेरे मंगवा ली। आज मैं मेरे कॉलेज जाता हूँ, मेरा कॉलेज गर्व करता है मुझ पर। नहीं, पत्नी के बोलने पर आप डिग्री मंगवा ली। आप पूरे देश के पति और पत्नी सब मांग रहे हैं कि मोदी की डिग्री दिखा दो, मोदी जी नहीं दिखा रहे हैं डिग्री। और क्या कहें, हम तो मोदी जी की एक बात, मोदी जी अगर जिस दिन भी एएसआई की सूची मेरे पास आई देश में संरक्षित धरोहरों की, मैं जरूर चेक करूंगा उसमें मोदी जी का नाम है कि नहीं। क्योंकि मोदी जी होना 75 साल चाहिए। में 150 साल का काम जो व्यक्ति किया है, क्या है? उसको हाँ, संरक्षित धरोहर में होना चाहिए, उसका बिल्कुल धरोहर मेंटेनेंस में। एएसआई को करना चाहिए। हाँ बिल्कुल पुरातत्व सर्वेक्षण वालों को मेंटेनेंस करना चाहिए, ऐसे बिल्कुल लोग बिल्कुल संरक्षित बिल्कुल। धरोहर होते हैं। ओह, खैर आगे ये आते धरोहर है, हैं। देश की धरोहर है ये। संरक्षित धरोहर है, टूट फूट न धरोहर होने संरक्षित। पाए, जिम्मेदारी पुरातत्व सर्वेक्षण की। एग्रीड, हाँ, एग्रीड, इस बात पे बिल्कुल आपके साथ हूं मैं। और टाइम टाइम पर रंग रोगन भी करवाए। खैर बिल्कुल। आगे चलते हैं, लाइए भैया सुनवाइए। हाँ, ये देखा ना, ये आई बात, ये आई सच्चाई। पैसा बहुत है ना नरेंद्र मोदी जी के पास, अदानी के पास, अंबानी के पास, मगर बिहार की जनता होशियार है। बिहार की जनता से कोई चोरी नहीं कर सकता भैया। आगे अगली सुनवाइए। 2-2 3-3 क्लिप्स के साथ आगे बढ़े, फटाफट सुनाइए। बीजेपी ने नीतीश जी को पूरा कंट्रोल कर रखा है, दबा के पकड़ रखा है। नीतीश जी की सरकार अब बिहार में कभी नहीं बनने वाली है, खत्म हो गया काम, हो ही नहीं सकता अब। नेक्स्ट, छोटी छोटी क्लिप्स इसीलिए लाए हैं बिल्कुल जहां पर खत्म हो गया। जैसे मैंने यात्रा में कहा, बीजेपी आरएसएस के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। यह देश नफरत से नहीं चल सकता। नफरत से सिर्फ नुकसान है देश का, सिर्फ नुकसान है देश का और कुछ नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने नफरत फैलाया है, नफरत का जहर इन्होंने इस देश में हर कोने कोने में फैलाने की कोशिश की है। मगर यह देश मोहब्बत का देश है और यह देश नफरत से कभी नहीं चल सकता है। और बिहार की जनता यह सबसे अच्छी तरीके जानती है बात। मोहब्बत की दुकान आप समझते हो, जानते हो। चलिए नेक्स्ट। नरेंद्र मोदी जानता है, अमित शाह जानते हैं कि बिहार में वो चुनाव जीत नहीं सकते। एक ही तरीका है जीतने का, वोट चोरी। वोट चोर गद्दी छोड़। भाइयों और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, इन्होंने लोकसभा का चुनाव चोरी किया और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने में लगे हुए हैं। मगर बिहार की जनता होशियार है।
बिहार की जनता से कोई चोरी नहीं कर सकता भैया। बिहार के जो युवा हैं वो जानते हैं कि वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है। जानते हैं कि वोट चोरी का मतलब दलितों का अधिकार, अति पिछड़ों का अधिकार, पिछड़ों का अधिकार, ये सब खत्म हो जाएंगे। देश के लोग जानते हैं कि अगर संविधान नहीं बचा तो देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी और अदानी और अंबानी बचेंगे और कोई नहीं बचेगा। भाऊ एक क्लिप अभी हम रखे हुए हैं, वो बाद में सुनाएंगे, टीवी का रिमोट वाला, लेकिन अभी यहीं पर इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि जो आखिरी था, आखिरी क्लिप, इसमें ये चुनाव प्रचार खत्म होने के 1 घंटे पहले का है। 1 घंटे पहले, 1 डेढ़ घंटे पहले, जबकि कई भाषण हो चुके, सीधा वोट चोरी वाला फिर से याद दिलाना। ये क्या मतदान से पहले, ये बड़ा समझदारी से जो है भाषण में लाया गया हिस्सा था कि मतदान से पहले सावधान हो जाए, वोट चोरी फिर से एक बार, जो फ्लैशबैक में फिल्मों में जाते हैं कि एक बार फिर से ताजा हो जाए याद कि हाँ भैया सावधान रहना है, वोट चोरी का दिन आ चुका है। देखिए आशीष जी, जो फाइनल मतदाता सूची फ्रीज हुई है वो विवादित है, उसमें कोई दो मत नहीं, वो विवाद बरकरार है। कई लोग मरे हुए वोटर है, कई जिंदा लोग वोटर से गायब हैं। अब ऐसे में जो दोबारा तिबारा वोट करने वाले लोग हैं, जो इस जगह से उस जगह घूमने वाले लोग हैं, तो मैं उसमें वो राज ठाकरे वाला डायलॉग ही याद आता है मुझे। ये तो मतदाताओं को सजग होना होगा कि उनके दिए हुए मतदान से सरकार यदि नहीं चुनी जाती तो ये फर्जी लोग जो है, जो उनके मतदार दान के अधिकार पे डकैती कर रहे हैं, उनको रोका जाए। तो ये फर्जी मतदाता जो है, उसको रोकने का काम भी जनता का है। क्योंकि मुझे पता है, मेरे एड्रेस पे यदि 4 लोग होंगे और किसी ने पूछा वानखड़ी जी आप क्या रहते, क्या मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं रहते, इनको हटाओ यहां से, कोई मतदान मत करने दो इनको, ये फर्जी है। ये कहां से मेरे एड्रेस पे आ गए? या अशोक नाग वानखड़े के नाम से कोई गया तो लोग बोलेंगे हमने उनको देखा है टीवी पे, भैया यूट्यूब पे देखते हैं हम उसको, ये वानखड़े नहीं है, ये गलत एड्रेस है, ये वो वानखड़े वही रहते, उसका एड्रेस है, ये वानखड़े है ही नहीं, इसको मतदान करने मत दो। आपको बूथ पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक सजग रहना होगा। राजनीतिक दलों को मात्र मतदाताओं को रिझाने का काम नहीं रहा है। अब चुनाव जीतने का सबसे बड़ा जो लड़ाई है, सबसे बड़ाई वो मतदान के दिन सुबह 7 बजे से 5 बजे तक, और उसके बाद भी 5 से 7 8 बजे तक का जो एक्स्ट्रा टाइम में जो लोग घुसड़े जाते हैं, और एक्स्ट्रा टाइम में जो लोग नहीं जाते उसका भी वोटिंग होता है। क्योंकि चुनाव आयोग तो आपको ये डाटा भी देने को तैयार नहीं है कि 5 बजे बाद कितना मतदान हुआ और कौन कौन मतदाता, कितनी पर्चियां बटी, ये तक बताना को तैयार नहीं है चुनाव आयोग। तो राहुल गांधी ने ये अंतिम बार ये प्रयास किया कि भैया अभी कल परसों मतदान है, 2 दिन बाद, आज 4 तारीख है, 5 और 6 तारीख को सुबह से आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये फर्जी मतदान नहीं हो, मतलब मतदान चोरी नहीं हो। मतदान चोरी कैसा? आशीष जी, यहाँ 3 मतदाता है इस जगह पे, 3 मतदाताओं को तय करना है कि कौन नेता होगा हमारा। तीनों मतदाता जाके अपना वोट डालेंगे, तीनों में से जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो नेता होगा। लेकिन इन 3 के जगह पे 6 बाहर के लोग आके एक आदमी को मतदान करेंगे, तो इन 3 आदमियों ने जो मतदान का अधिकार एक्सरसाइज किया वो यूजलेस हो जाता है। उदाहरण के तौर पे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी की आदमी जीत रहा है 5,000 से, लेकिन 10,000 का दूसरा एक लॉट आके किसी दूसरे को वोट देता है तो जीता हुआ उम्मीदवार हार जाएगा। मैं बीजेपी का उदाहरण इसलिए ले रहा हूं कि लोगों को लगना नहीं चाहिए कि हम किसी पार्टी का नाम लेके उसको जितवा रहे हैं, हम तो बीजेपी को ही जितवा रहे हैं। चलो, हालांकि बीजेपी की ज्यादातर जीत ऐसी है कि मैं 5,000 से जीत रहा था, ये 10,000 कहां से आ गए भाई? महाराष्ट्र में वीके पाटिल ने अपने सारे कॉलेज के स्टूडेंट को मतदाता बना दिया।
15-15, 16-16 हजार लोग पढ़ रहे, बच्चे पढ़ रहे, सब स्कूल कॉलेज के बसों से आए, ठप्पे लगा के चले गए। तो उस मतदान क्षेत्र जो है, विधानसभा क्षेत्र है, उनके लोगों का क्या हुआ? वो लोग नहीं चाहते होंगे पाटिल को, फिर भी उनके गले पड़ गया। ये मतदाता चोरी है, ये वोट चोरी है। आपके मतदान से आपका नेता चुनने न देने का काम वोट चोरी है। और इसी के राहुल गांधी ने कहा कि जीत ही नहीं सकते बगैर, हम ये कहते कि ये ज्ञानादेश और जनादेश, अब उस भाषा में बात करते। राहुल गांधी ने सीधी बोला कि वोट चोरी मत होने देना। और ये बहुत अहम बात है। ये हम पिछले चुनाव से, लोकसभा चुनाव से, आपको याद होगा, लगातार हम कह रहे थे कि बूथ लेवल पे स्ट्रांग होना होगा। मतदान चोरी वहां होता है, वहां खेल होते हैं। गांव के गांव मतदान के लिए नहीं निकलते। हमने देखा पुलिस वाले कैसे रिवॉल्वर रोक के ढंग करके आ जाते हैं। एक पूरे गांव को पिछली बार एक चैनल के कैमरामैन ने पूरा गांव, रिपोर्टर गांव को उठा के ले आया था, कैमरा साथ में लेके कि हाँ, उपचुनाव में देखिए क्या हुआ। इसका मतलब है होता है। अब सुलभ शौचालय पे आप यदि 250 लोग मतदाता दिखाओगे तो क्या मतलब, इस देश का चुनाव आयोग इतना सजगता है कि कोई सू करने गया तो वहीं पे मतदाता हो गया, वहीं पे। हाँ, इतना बोले हमारा प्रॉम्प्ट है। अब आए हो लघुशंका करने तो वोट देके जाना पड़ेगा। वो देके जाना हो, आए हो तो देके जाओ, देके जाना तो बोले पड़ेगा। साहब मैं यहाँ का नहीं हूँ। किसने कहा? आप जहाँ सुसु कर रही है क्या सुलभ शौचालय? बोले एड्रेस है आपका भाई साहब। अब आए हो तो कुछ देख जाओ। चलिए, एक आखिरी क्लिप अभी होगी, जरा उसको भी सुना दीजिए फटाफट। यहां पे स्टूडेंट्स, युवा खड़े हैं। आप मेहनत करते हो। पहले आप 4 बजे सुबह उठ के रनिंग करते थे, पुलअप्स करते थे, पुशअप्स करते थे, वर्जिश करते थे। क्यों? क्योंकि आप सेना में जाना चाहते थे। एक रास्ता था कि चलो देशभक्ति के रास्ते पे चलते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में चलो। क्या किया? रास्ता बंद कर दिया। कहा कि नहीं, सेना में तो हम अग्निवीर लाएंगे। अग्निवीर का क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। 4 में से 3 लोग बेरोजगार होंगे, उनको आर्मी से निकाल दिया जाएगा। और किसको रखा जाएगा? अमीर घर के बेटे को रखा जाएगा, जिसकी जान पहचान है उसको रखा जाएगा। और जब युद्ध होगा तो मरेगा कौन? अग्निवीर मरेगा। गोली कौन खाएगा? अग्निवीर खाएगा। और फिर उसके बाद उसके परिवार को कहा जाएगा कि तुम तो अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगा। तो वो रास्ता बंद किया। दूसरा रास्ता था पब्लिक सेक्टर का, सरकारी कंपनियों का। HAL जैसी कंपनी, BHEL जैसी कंपनी, इंडियन ऑयल जैसी कंपनी, ऐसे पहले हजारों कंपनियां हुआ करती थी। इन कंपनियों में दलित, अति पिछड़ा, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, अल्पसंख्यक लोग जा सकते थे। सारे के सारे प्राइवेटाइज कर दिए, सारी की सारी प्राइवेटाइज कर दी। किसको दी? अदानी अंबानी जैसे लोगों को दी। वो भी रास्ता बंद किया। अब चलिए एक और, जब ये रास्ता सब बंद हो गया है तो एक बार टीवी वाले पे आ जाते हैं। ये लास्ट क्लिप है। बिहार के लोगों को लगता है कि नीतीश जी की सरकार है। नीतीश जी का कुछ लेना देना नहीं है। जैसे टीवी पे आप चैनल बदलते हो ना, ठक 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 चैनल बदलते हो ना, वैसे नीतीश जी का चैनल बदलते हैं मोदी जी, शाह जी। बटन दबाते हैं, खट, जो चाहिए नीतीश जी करते हैं। टीवी के रिमोट जैसा ही रिमोट है, खट खट खट। नीतीश कुमार को जिस मोड में करना होता है बटन रिमोट का दबा देते हैं, उसी मोड में नीतीश कुमार आ जाते हैं। ये फाइनल, पहले फेज का फाइनल भाषण था
कंप्लीट हो गया, बस फाइनल कमेंट ले लेंगे भाव से, उसके बाद मिट्टी मुद्दा खत्म। मुझे लगता है कि आशीष जी, राहुल जी ने कुछ गलत नहीं कहा। हम्म, जिस हिसाब से नीतीश अपने आप को मुख्यमंत्री का फेस तक नहीं घोषित कर पाए, हम्म, एक कहावत है ना, आई एम द बॉस ऑफ द हाउस विथ द परमिशन ऑफ माई वाइफ। हम्म, हम्म, वैसे नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है बीजेपी के आदेश से, बीजेपी की अनुमति से नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। अगला मुख्यमंत्री यकीनन नीतीश नहीं होंगे। हाँ, यदि अब होते तो उनका चेहरा घोषित होता, और हो सकता है चेहरा घोषित होने से एनडीए को फायदा भी होता। लेकिन अहम, अपना ईगो इतना बड़ा है कि ये तो मोदी जी और अमित शाह तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश तय नहीं करेंगे। ये बिहार की अस्मिता पे हमला है। पहले भी भाजपा थी, लेकिन पहले में हाँ, भाजपा में मोदी जी हुआ करते थे, लेकिन वो मोदी जी नरेंद्र मोदी नहीं थे, वो बिहार के अपने मोदी थे। उस उन्हें मोदी इतना, के पसंद भी नहीं करते थे। उस मोदी के सिवा, उस मोदी जी को जिन्होंने अपनी जिंदगी दी और बहुत परेशानी में उनकी मौत हुई, क्योंकि जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन देने के बाद पार्टी को सत्ता में लाया हो और उसको ही पत्थर कंकड़ जैसा उठा के फेंक दिया जाता हो, साइडलाइन किया क्योंकि वो जननायक था। उन्हें मोदी भी चाहिए तो गुजरात का चाहिए, बिहार का नहीं। हम्म, ये बिहार की अस्मिता का सवाल है। तो हर राज्य की अस्मिता को रोंदना इनका काम है। यदि महाराष्ट्र की अस्मिता शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये लोकल पार्टीज थी, तो तोड़ दिया उनको। महाराष्ट्र की अस्मिता को, पैरों को नीचे रोंद दिया। बंगाल की अस्मिता को रोंदने को तैयार हुए हैं। पटनायक ही अस्मिता थी उड़ीसा की, हाँ, रोंद दिया उसको। ये चलिए बिहार। काम ये करते हैं, तो ये बिहार की अस्मिता का सवाल है, ये बिहार के भविष्य का सवाल है। ये बिहार को यहीं थकी हुई 20 साल की सरकार चाहिए, जो सिर्फ गुजरात को मैन पावर सप्लाई करे, या बिहार को अपने भूमि पर, अपने ही भूमि पुत्रों के लिए काम देने वाली सरकार चाहिए, जो बिहार के बारे में सोचे, बिहार में सत्ता में आके गुजरात का भला करने वाले नहीं सोचे। महाराष्ट्र में सत्ता में आ गए, लेकिन भला गुजरात का हो रहा है, सारे गुजराती आके काम कर रहे हैं। अब मुंबई तो मुझे लगता है करीब करीब पूरे ही मुंबई पे अडानी सेठ का कब्जा हो जाएगा, जिस हिसाब से काम चल रहा है। और मुंबई का चलिए नाम भी बदला जाएगा आगे पीछे, अडानी ग्राम कहा जाएगा उसको, तो आश्चर्य नहीं होगा। हाँ, अडानी ग्राम भी बन सकता है। खैर, अब बिहार की अस्मिता कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा, वोट चोरी कैसे रुकेगी, ये सब के लिए वक्त नहीं है। अब जनता के हाथ में सब कुछ है और मताधिकार का इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। बड़े जोरदार तरीके से पीछे नहीं रहना है, सबको मतदान करना है, क्योंकि यही आपको सबसे बड़ा अधिकार है। यूज कर लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, पता नहीं आगे इस्तेमाल करने का मौका मिले ना मिले, एक देश एक मुद्दा हो जाए। तो अभी जो है इस्तेमाल कर लीजिए। इस्तेमाल करने के बाद जब इस्तेमाल करेंगे, तो कहते हैं ना, इस्तेमाल करो तब विश्वास करो। तो इस्तेमाल करेंगे तो आपको आगे विश्वास भी हो जाएगा कि वोट चोरी हो रही है या नहीं हो रही। तो उस विश्वास के लिए मताधिकार का इस्तेमाल उस लिए भी करिए। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।